एवरीवन, मेरा नाम है खुशी और अब हम करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ सोल्यूबिलिटी। ये हमारा चैप्टर नंबर 1 जो सोल्यूशन चल रहा है उसका ही थर्ड टॉपिक है। हम थर्ड टॉपिक पर आ गए हैं, दैट इज़ द सोल्यूबिलिटी। तो सोल्यूबिलिटी क्या होती है? जैसे कि कोई सब्सटेंस है, अब हम कैसे पता लगाए कि उसकी सोल्यूबिलिटी क्या है? तो सोल्यूबिलिटी ऑफ अ सब्सटेंस क्या होती है कि कितना मैक्सिमम अमाउंट हम स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में डिसॉल्व कर सकते हैं, दैट इज द सोल्यूबिलिटी। तो इसको अगर हम डिफाइन करें तो इसकी डेफिनेशन हो जाएगी, सोल्यूबिलिटी ऑफ अ सब्सटेंस इट इज मैक्सिमम अमाउंट दैट कैन बी डिसॉल्व इन अ स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट एट अ स्पेसिफाइड टेम्परेचर। एट अ स्पेसिफाइड टेम्परेचर पर कितना अमाउंट कितने अमाउंट सॉल्वेंट में हम डिसॉल्व कर सकते हैं, दिस इज द सोल्यूबिलिटी। अब सोल्यूबिलिटी जो है वो डिपेंड करती है, अब सॉल्यूशन में हमने दो चीज़ें पढ़ रखी हैं, क्या क्या होती है सॉल्यूशन में? एक तो होता है सोल्यूट और दूसरा होता है सॉल्वेंट, है ना। ये कम मात्रा में होता है, ये ज़्यादा मात्रा में होता है। तो सॉल्वेंट में कितना सोल्यूट हम डिसॉल्व कर सकते हैं, यही सोल्यूबिलिटी होती है। तो सोल्यूबिलिटी डिपेंड करती है, इट डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ सोल्यूट एंड सोलवेंट। ठीक है। थर्ड, ये टेम्परेचर पर भी डिपेंड करती है, एट अ स्पेसिफाइड टेम्परेचर पर। फोर्थ इज प्रेशर। तो इन पर सोल्यूबिलिटी डिपेंड करती है। अब सोल्यूबिलिटी हम डिफरेंट तरीके से पढ़ेंगे। डिफरेंट तरीके का मतलब कि सोल्यूबिलिटी ऑफ अ सॉलिड इन अ लिक्विड क्या होगी, सोल्यूबिलिटी ऑफ अ गैस इन अ लिक्विड क्या होगी, सोल्यूबिलिटी लिक्विड इन लिक्विड क्या होगी, वो हम वेपर फेज में पढ़ेंगे, जो हमारा फोर्थ टॉपिक है। तो अभी हम पढ़ेंगे सोल्यूबिलिटी ऑफ अ सॉलिड इन लिक्विड एंड गैस इन लिक्विड। बात करेंगे सोल्यूबिलिटी ऑफ आ सॉलिड इन आ लिक्विड क्या होती है। ये हमारी पहली सोल्यूबिलिटी है। तो इसमें हम देखते हैं, जैसे कि एवरी सॉलिड डज नॉट डिसॉल्व इन आ लिक्विड, ये लाइन है एनसीईआरटी की, और इसका मतलब ये होता है कि सॉलिड जो है, सारे सॉलिड लिक्विड में डिसॉल्व नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि हम सोडियम क्लोराइड लेते हैं और शुगर लेते हैं। अब सोडियम क्लोराइड और शुगर जो है वो वाटर में तो ईजीली डिसॉल्व हो जाता है, बट बेंजीन में वो डिसॉल्व नहीं होता। ऐसे ही सेकेंड एग्जांपल नेफ्थलीन और एंथेरेसीन है, ये वाटर में डिसॉल्व नहीं होते, बट ये बेंजीन में इजीली डिसॉल्व हो जाते हैं। तो ये हमारा एग्जांपल है, एवरी सॉलिड डज नॉट डिसॉल्व इन अ लिक्विड। यहाँ तक क्लियर है। अब इतना तो हो गया कि एवरी सॉलिड डज नॉट डिसॉल्व इन अ लिक्विड, बट आगे फिर हम बात करेंगे, एक टर्म आती है लाइक डिसॉल्व लाइक। लाइक डिसॉल्व लाइक का मतलब क्या है? जैसे कि सोल्यूट है, अब सोल्यूट सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो जाएगा इफ इंटरमोलिकुलर इंटरएक्शंस आर सिमिलर। जब तक इंटरमोलिकुलर इंटरएक्शंस सेम है तब तक तो वो डिसॉल्व हो जाएगा। जैसे कि पोलर सॉल्वेंट पोलर में डिसॉल्व हो जाएंगे, नॉन पोलर सॉल्वेंट नॉन पोलर में डिसॉल्व हो जाएंगे। ऐसे ही इनका सेम काम है, जो मैंने अभी वो लाइन बोली थी, एवरी सॉलिड डज नॉट डिसॉल्व इन अ गिवन लिक्विड। तो इस लाइन का मतलब ये होता है। इसके बाद हम बात करते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है। जैसे हम सॉल्वेंट ऐसे हमने वाटर ले लिया, उसमें हम शुगर मिलाए जा रहे हैं सॉल्यूट को। तो एक पॉइंट तो ऐसा आएगा कि वो शुगर घुलना बंद हो जाएंगी, डिसॉल्व होना बंद हो जाएंगी। तो जो वो पॉइंट आएगा दैट इज द सैचुरेटेड पॉइंट, और जो वो सॉल्यूशन बनेगा दैट इज द सैचुरेशन सॉल्यूशन। तो वो होता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन वेयर नो मोर सोल्यूट कैन बी डिसॉल्व इन अ सोलवेंट। तो वो होता है फिर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। इसके बाद एक और आता है अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड मतलब कि सोल्यूट जो है सोलवेंट में डिसॉल्व होता है जा रहा है, तो उसको बोलते हैं अनसैचुरेटेड। अब सैचुरेटेड में डिसॉल्व नहीं हो सकता उतने ही टेम्परेचर पर और उतने ही प्रेशर पर, और उतने ही टेम्परेचर प्रेशर पर अनसैचुरेटेड में वो डिसॉल्व हो जाएगा। बात करेंगे सोल्यूबिलिटी ऑफ अ सॉलिड इन अ लिक्विड पर इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर क्या होता है। दो फिनोमिना और रहती हैं, टेम्परेचर और प्रेशर।
जिस पर सोल्यूबिलिटी डिपेंड करती है। तो अब हम बात करेंगे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर की। क्या होता है इसमें, जैसे कि दो प्रोसेस होते हैं हमारे हीट में, हमेशा हमें पता ही है छोटी क्लासेस से ही। फर्स्ट होता है एक्सोथर्मिक, दूसरा होता है एंडोथर्मिक। दो प्रोसेस होते हैं, एक में क्या होता है हीट इवोल्व होती है, एक में हीट एब्जॉर्ब होती है। तो हीट जब एब्जॉर्ब होती है तो उस प्रोसेस को बोलते हैं एंडोथर्मिक प्रोसेस, जिसमें डेल्टा सॉल्यूशन चेंज इन एंथैल्पी है, जिसको हम एच से डिनोट करते हैं। इसमें ये 0 से ज़्यादा होती है, जिसके कारण अगर हम टेम्परेचर को राइज करेंगे तो सोल्यूबिलिटी भी राइज होगी। When temperature increases, then solubility will also increases in endothermic process. But अपोजिट होता है एक्सोथर्मिक में। एक्सोथर्मिक में हीट क्या होती है, एग्जिट होती है, हीट निकल रही है। तो इसका मतलब जो चेंज इन एंथैल्पी होगी वो 0 से कम हो जाएगी, जिसके कारण अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो जो हमारी सोल्यूबिलिटी होगी वो भी डिक्रीज होगी। ठीक है, तो दोनों में अपोजिट है। इसमें तो टेम्परेचर सोल्यूबिलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और एक्सोथर्मिक में वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है उसके। क्लियर है यहाँ तक। उसके बाद बात करते हैं इफेक्ट ऑफ प्रेशर। देखो, इफेक्ट ऑफ प्रेशर नहीं होता सोल्यूबिलिटी ऑफ अ सॉलिड इन अ लिक्विड। ये बात क्लियर कर लो बिल्कुल, क्यों नहीं होता, क्योंकि जो सॉलिड और लिक्विड होते हैं वो ज़्यादा हाईली इनकम्प्रेसिबल होते हैं, जिसके कारण क्या होता है, अगर हम प्रैक्टिकली भी इसको करते हैं तो रिमेन्स अनअफेक्टेड, इसका कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। तो इसीलिए इफेक्ट ऑफ प्रेशर सोल्यूबिलिटी ऑफ अ सॉलिड इन अ लिक्विड पर नहीं होता। करते हैं सोल्यूबिलिटी ऑफ अ गैस इन अ लिक्विड। तो जैसे कि हम जानते हैं कि मैनी गैसेस डिसॉल्व इन अ गिवन लिक्विड। जैसे ऑक्सीजन है वो स्मॉल एक्सटेंट ऑफ वाटर में भी डिसॉल्व हो जाती है इजीली, और हाइड्रोक्लोरिक है जो हाईली सोल्यूबल इन वाटर होता है। तो ये तो हम जान गए कि इस पर तो बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है टेम्परेचर और प्रेशर का। तो जब हम प्रेशर को इंक्रीज करते हैं तो हमारी सोल्यूबिलिटी भी इंक्रीज करती है। ये रिलेशन हमें याद रखने होंगे सभी के, कि कब सोल्यूबिलिटी इंक्रीज करती है, कब वो डिक्रीज करती है। इसके बाद इसको डिफाइन करने के लिए आए हमारे पास आया हेनरीज लॉ। ये हेनरी ने दिया था ये लो, इसलिए इसका नाम हो गया हेनरी लॉ। इसकी 3-4 डेफिनेशन है, कोई भी डेफिनेशन हम एग्जाम में लिख सकते हैं। जैसे कि पहली है कि पार्शियल प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोल फ्रैक्शन के। दूसरी है मोल फ्रैक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पार्शियल प्रेशर के। तीसरी है कि जो सोल्यूबिलिटी ऑफ सॉल्यूशन होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, पार्शियल प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन के। तो इसको हम ऐसे लिखते हैं, रहेगा यही P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काई। ये मोल फ्रैक्शन होता है, ये पार्शियल प्रेशर होता है। अब इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को हटाने के लिए आया हमारे पास हेनरीज कांस्टेंट KH। KH होता है हेनरीज कांस्टेंट। ठीक है, अब हम जैसे कि बात करते हैं, जब जैसे कि सोल्यूबिलिटी है, अब सोल्यूबिलिटी इंक्रीज करती है विद डिक्रीज इन टेम्परेचर। ठीक है, ये हमने पीछे पढ़ा था, एक्सो एंडो वो अलग बात है। ठीक है, कब इंक्रीज कब डिक्रीज करता है। ये रिलेशन है कि जब सोल्यूबिलिटी इंक्रीज करती है विद डिक्रीज इन टेम्परेचर एंड सोल्यूबिलिटी डिक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, ये रिलेशन भी हमें याद रखना जरूरी है। तो जैसे एक क्वेश्चन बन सकता है 1 मार्क में भी या 2 मार्क में भी, कि जो एक्वेटिक स्पीशीज होती हैं वो कोल्ड वाटर में ज्यादा कंफर्टेबल क्यों रहती है रेदर देन वार्म वाटर। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इसका एक ही रीजन है, विद डिक्रीज इन टेम्परेचर एंड सोल्यूबिलिटी जब इंक्रीज करती है। कैसे, अब कोल्ड वाटर में क्या होती है, टेम्परेचर कम होता है तो सोल्यूबिलिटी ज़्यादा होती है। सोल्यूबिलिटी ज़्यादा होने के कारण जो एक्वेटिक स्पीशीज हैं वो ज़्यादा कंफर्टेबल रह पाती हैं कोल्ड वाटर में रेदर देन इन वार्म वाटर, क्योंकि वहाँ पर सोल्यूबिलिटी कम होती है, टेम्परेचर ज़्यादा होता है। तो यही इसका एक रीज़न है कि एक्वेटिक स्पीशीज कौन से वाटर में ज़्यादा कंफर्टेबल रहती है। अब इसके बाद हम बात करेंगे हेनरी लॉ की एप्लीकेशंस। बात करते हैं एप्लीकेशंस ऑफ हेनरीज लॉ। तो इसमें हम बात करेंगे 3 मेन इसकी एप्लीकेशन है। फर्स्ट हम बात करते हैं, जैसे हम देखते हैं जो कोल्ड ड्रिंक वगैरह होती है उनमें जो सोल्यूबिलिटी होती है वो सोल्यूबिलिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में होती है,
तो जैसे ही हम बोतल को सील्ड आउट करते हैं, जिसके कारण क्या होता है, वो बहुत ही हाई प्रेशर पर सील्ड आउट होती है। या आपने देखा होगा जैसे हम कोल्ड ड्रिंक की बोतल को खोलेंगे, सील्ड आउट करेंगे, तो वो बहुत ज़्यादा प्रेशर पर सील्ड आउट होती है। वो इसी के कारण, क्योंकि उसके अंदर जो सोल्यूबिलिटी की मात्रा है वो बहुत ही ज़्यादा होती है। तो ये पहली एप्लीकेशन होगी। दूसरी एप्लीकेशन की हम बात करेंगे तो हम देखते हैं कि हाँ, जो ग्राउंड लेवल पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर हम कंसीडर करके चलते हैं। सी लेवल के जैसे नीचे आते हैं तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा हो जाते हैं, सी लेवल से ऊपर जाते हैं तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर बहुत ही कम हो जाता है। तो दोनों में प्रॉब्लम है, तो वो भी देखते हैं क्या होता है। तो जब हम जैसे कि सेकंड एप्लीकेशन है स्कूबा डाइवर्स की। तो जैसे स्कूबा डाइवर जब अंडर वाटर जाते हैं तो क्या होता है, सोल्यूबिलिटी बहुत ज़्यादा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, जिसके कारण सोल्यूबिलिटी ऑफ गैसेस इन ब्लड बहुत ज़्यादा हो जाती है। जैसे ही व्हेन डाइवर्स कम टूवर्ड्स द सरफेस, जब वो सरफेस की तरफ आते हैं तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है, कम होता जाता है, जिसके कारण क्या होता है, जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के बबल बनने शुरू हो जाते हैं ब्लड में, जिसके कारण जो ब्लड कैपिलरीज हैं वो ब्लॉक हो जाती हैं और एक मेडिकल कंडीशन क्रिएट होती है जिसको बोलते हैं बैंड्स। और इसी बैंड्स को अवॉइड करने के लिए, ये बहुत ही डेंजरस होती है, ठीक है, तो इसी को अवॉइड करने के लिए क्या होता है, स्कूबा डाइवर्स को टैंक फिल करके दिए जाते हैं, कुछ अमाउंट उसमें हीलियम मिला दी जाती है, डाइल्यूटेड नाइट्रोजन होती है, ऑक्सीजन होती है, जिससे कि उनको ये डेंजरस सिचुएशन ना आए। थर्ड हम बात करें हाई एल्टीट्यूड पर क्या होता है, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो बहुत ही कम होता है और ऑक्सीजन भी बहुत ही कम हो जाती है। तो जिसके कारण क्या होता है, ब्लड ऑक्सीजन कोज हो जाता है क्लाइंबर्स को लो ऑक्सीजन की वजह से। तो उनको क्या होता है, बहुत ही वीकनेस आ जाती है उनके अंदर और जो उनकी सोचने की जो पावर होती है वो बहुत ही कम हो जाती है, जिससे कि एक मेडिकल कंडीशन क्रिएट होती है, उसको हम लोग बोलते हैं एनोक्सिया। तो ये होती है स्कूबा डाइवर्स को, और ये होती है हाई एल्टीट्यूड पर जो क्लाइंबर्स होते हैं उनको। तो ये है एप्लीकेशन ऑफ हेनरी लॉ, 3 एप्लीकेशंस ऑफ हेनरीज लॉ।